नन या फिर बना देगा फ्लू अवे। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि मेन वर्ड क्या है हमारा। तो मेन वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड दैट इज ब्लैक। क्वालिफाइंग वर्ड क्या है, क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एज अ एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। मैंने कहा यदि मैं किसी बॉय के बारे में बात करूं, बॉय के बारे में सामान्य लड़के की बात होगी, यदि मैं कह दूं गुड बॉय या फिर मैं कह दूं बैड बॉय, दैट इज क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है कि नहीं। तो यहाँ कैसे चिड़िया, काली चिड़िया, कलरफुल चिड़िया, कुछ भी हो सकता है, दैट इज बर्ड यानी नाउन क्वालिफाइंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव कहलाएगा भाई। तो ये आपका एडजेक्टिव का पार्ट है, गेटिंग पॉइंट। तो ये बिल्कुल गलती मत करिएगा। मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो सेशन होगा आपके सुपर टेट एंड टेट के लिए बहुत ही लाभप्रद है। एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है यहाँ से। देखिए दोस्तों, चले भाई आइए अब डिस्कस करते हैं हम लोग कि ये क्या है। अब ये क्या है, अगर पूछ लिया जाएगा इसमें से आपका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल यानी डिटरमिनर। डिटरमिनर को और एक नाम से जानते हैं हम लोग, आर्टिकल। किस नाम से जानते हैं, आर्टिकल के नाम से जानते हैं, यानी क्वालिफाइंग होता है। इसमें आर्टिकल होते हैं ए, एन एंड द। तीन आर्टिकल होते हैं भाई। कौन कौन होते हैं, ए, एन एंड द, आपके तीन आर्टिकल होते हैं। तो ये क्या है, आर्टिकल। ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, मेन वर्ड दैट इज वर्ब। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया दोस्तों। ये अब समस्या आती है एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज। दोस्तों ये क्या है, फ्रेज है कि नहीं। तो आपको बता दें फ्रेज एंड क्लास क्या होता है। ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्रेज एंड क्लास क्या होता है। तो हाँ बताइए भाई बताइए। मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज़ द फ्रेज एंड व्हाट इज़ द क्लॉज, है कि नहीं। देखिए दोस्तों, क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। किस तरीके से करेंगे कि क्लॉज हमेशा एक सब्जेक्ट एंड एक वर्ब से मिलकर के बना हुआ होगा। अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है और खुद का एक वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉज, है ना। ठीक है दोस्तों, यदि फ्रेज की बात करें तो फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, है कि नहीं। क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, है ना दोस्तों। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज मेक अ meaningful sense but not complete। यानी कि इनका मीनिंगफुल सेंस होगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होगा दोस्तों। इस कॉल्ड फ्रेज क्या कहलाएगा भाई, फ्रेज कहलाएगा। जैसा कि मैं बात करूं इन द रूम दैट इज योर फ्रेज, यानी कि कमरे में। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं भाई। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इन द रूम इसका क्या कंप्लीट अर्थ है, तो कंप्लीट अर्थ नहीं है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। क्या कहलाएगा, फ्रेज। क्लास क्या होगा, क्लॉज यानी क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, एंड हिज ओन सब्जेक्ट एंड ओन वर्ब, यानी खुद का एक सब्जेक्ट एंड खुद का एक वर्ब होगा दोस्तों, इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक, ये जैसे ही रीड्स, क्या हो जाएगा, ही रीड्स। तो यहाँ एक सब्जेक्ट एंड वर्ब और ये तो क्लॉज से मिल करके आपका क्या बनता है, सेंटेंस बने होते हैं। तो ये क्या समझ में आ गया ना भाई। अब यहाँ बात कर रहा है एडजेक्टिव फ्रेज की, और एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो कि क्या होंगे, किसी न किसी की विशेषता बताएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव लगा हुआ है। और एडजेक्टिव लगा है तो किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चले भाई, ये आपका इतनी सी बातें यहाँ से पूछी जाती है, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। आइए आगे देखते हैं कि हमारा प्रेडिकेट का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है भाई। प्रेडिकेट का पार्ट समझिए, प्रेडिकेट का पार्ट आपका किससे स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या आता है, सॉरी वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब यहाँ से डिफाइन होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और मेन वर्ब, किस नाम से, मेन वर्ब। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में तोड़ा जाता है। एक आपका पूछा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा आपसे पूछा जाता है मॉडल। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ एक बार बता करके आगे बढ़ जाऊँगा। अब मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। गेटिंग माय पॉइंट। ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट दो टाइप्स होते हैं, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा अभी, लेकिन नहीं, पहले बात को समझ लीजिएगा, तभी यदि आप जो है वीडियो को जो है रोक करके इसको डायग्राम को ड्रा कर लीजिएगा और एक एक बात को समझ करके लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके बेसिक ग्रामर और आपके जो एग्ज़ाम का पर्पज़ है, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये बहुत ही रोल अदा करते हैं कि आपका PQRS और क्लोज सॉल्व करने में दोस्तों। चलिए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक आपका होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ ब्लैक बोर्ड, यहाँ देख लीजिएगा, मैं उसको बता देता हूँ तो फिर इनको डिफाइन करता हूँ। ये बात आपको सब्जेक्ट का पार्ट समझ में आ गया ना भाई। आइए डिफाइन करते हैं इसके पार्ट को। सब्जेक्ट पार्ट हमने डिफाइन किया था कैसे, कि देखिए यहाँ समझ लीजिए, अ ब्लैक बोर्ड मैंने यहाँ लिखा था, बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। बताइए दोस्तों, तो यहाँ मैंने बताया ये क्या है, ब्लैक बर्ड, ये आपका मेन वर्ड, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका डिटर्मिनर। दिख रहा है ना भाई। चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए समझ लीजिए भाई, नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। अभी यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ, एक मिनट के लिए इसको मैं इस पार्ट को इरेज करता हूँ। इस पार्ट को इरेज करता हूँ, यहाँ समझ लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। ये तो दोस्तों मैंने इसको क्या बताया, ये मेन वर्ड है, ये आपका एडजेक्टिव है, इसको ऐसे नोट करते चलिएगा, ये आपका डिटर्मिनर। ठीक है भाई। अब ये क्या है ज़रा बताइए, एक मिनट इसको के लिए, ये क्या है, यानी कि ये आपका क्या है, ये इतना पार्ट हो गया। इस बर्ड ने एक्शन कौन सा किया, एक्शन कौन सा किया, चिड़िया ने, चिड़िया उड़ने का एक्शन किया, और उड़ने का एक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम वर्ब, दैट इज एक्शन, एक्शन स्टार्ट फ्रॉम वर्ब इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो ये पार्ट आपका कौन सा है, प्रेडिकेट का पार्ट है। अब बात को समझ में आ गई भाई, ये प्रेडिकेट का पार्ट हुआ। ठीक है, एक मिनट अगर नहीं समझ में आता तो एक मिनट के लिए सिटिंग ऑन द ट्री को हाइड कर दीजिए या हटा दीजिए। क्या सेंटेंस परफेक्ट हुआ, अ ब्लैक बर्ड फ्लू अवे, सेंटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये क्या आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, किसकी किसकी, कौन पेड़ पर बैठ रहा है, तो चिड़िया बैठ रहा है कि नहीं, चिड़िया बैठ रही है। तो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसकी, इस नाउन की, और नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज अ फ्रेज के रूप में आया है। फ्रेज में हमने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनका सेटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठी। अगर इसको सेंटेंस से हटा दें, यानी कि इसको हटा दें यहाँ से, यानी कि इन सबको हटा दें, तो इसका अपना एक अर्थ तो है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। और किसको क्वालिफाई कर रहा है, बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। बर्ड इज अ मेन वर्ड, और मेन वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इज कॉल्ड नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो कैसा फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। किसको नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके या रिमाइंड करके देखिए, कई बार वीडियो देखिए, 100% आपको समझ में आएगा दोस्तों, आई गारंटी। ठीक, चले भाई, तो ये किसका पार्ट हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज का। या तो आपसे पूछ लेता है इस तरीके से अंडरलाइन करके कि दैट पार्ट्स इज इंडिकेट विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चले भाई। ये
आइए अब यहाँ बताते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में थोड़ी सी आपको जानकारी यहाँ देते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छा रोल मिलता है आपके ग्रामर का। समझिए भाई, अब ये प्रेडिकेट का पार्ट आपका वर्ब से स्टार्ट है। वर्ब को डिफाइन करते हैं हम ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी और मेन वर्ब यानी कि देखिए, ऑक्सिलरी को हम दूसरा नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से। किसके नाम से? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। यानी इस ऑक्सिलरी वर्ब को एक और नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग ये किसकी सहायता करती है? अपने मेन वर्ब की सहायता करती है। मेन वर्ब को जैसे मैं कह दूं क्या, राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर क्या है भाई, अब इज और रीडिंग, राम ने एक्शन कौन सी किया? राम ने एक्शन तो रीडिंग किया, पढ़ने का काम किया, लेकिन इज क्या है? इज उसकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जरा बताइए, इज को हटा दीजिए तो क्या हम आईएनजी फॉर्म इसका यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये इस अपने मेन वर्ब में क्या करती है? एक्शन को जनरेट करने का काम करती है। दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा ये आपको, ठीक है ना भाई। तो ये एक्शन जनरेट करने का काम करती है अपने मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होता है? हमेशा मुखिया जो मेन होता है, जो सब्जेक्ट आपका एक्शन करता है ना, सब्जेक्ट दैट एक्शन शुड बी डन बाई सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। तो ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाए वही आपको मेन वर्ब कहलाता है। तो ये मेन वर्ब का पार्ट होगा दोस्तों, समझ में आए ना भाई। चले आइए अब हम बताते हैं यही हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में हम तोड़ते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी एंड मॉडल। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी को डिफाइन करते हैं। प्राइमरी, थोड़ी देर के लिए प्राइमरी को भूल जाते हैं, मॉडल पर आते हैं। मॉडल की सिर्फ गारंटी के साथ कहता हूँ, मॉडल से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यदि मॉडल को ध्यान से आपने पढ़ लिया तो। मॉडल की एक ही बात बताऊंगा दोस्तों कि जितने भी मॉडल होती हैं कौन कौन सी, जैसे हम कह दें बिल, शैल, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट, वुड, नीड, नॉट, डेयर, नॉट, ये क्या है आपके? ये मॉडल वर्ब है। ऑट टू, ये क्या है आपकी? मॉडल वर्ब है दोस्तों, ये मॉडल वर्ब है कि नहीं। अब ये मॉडल वर्ब है और इनके साथ हमेशा एक ही बात जानिए, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। आपसे एग्जामिनर हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करके गलती आपसे फाइंड आउट कर पूछता है। जैसे मैं कह दूं ही कुड नॉट वेंट आउट, ही कुड नॉट वेंट आउट। जरा फाइंड आउट करिए भाई, फाइंड आउट करिए। तो यहाँ दोस्तों देखिए, ही कुड नॉट, कुड आपका मॉडल वर्ब है, वेंट नहीं, क्या हो जाएगा? गो आउट। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों मैंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बाहर नहीं जाने वाला है आपका स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, और बेसिक तैयार करना है सेंट्रल लेवल या एसएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम का, तो इससे बड़ा अच्छा पैटर्न और कहीं नहीं मिलने वाला भाई। ठीक है, आइए चलते हैं, जी समझ में आ गया। आइए डिस्कस करते हैं अब आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की। ये क्या है? ये आपको पूरा टेंस से निर्धारित करती है। क्या कह रहा हूँ दोस्तों? टेंस से निर्धारित करती है। ये थोड़ा 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे ले चलूँगा, तब आपको टेंस से कोरिलेट करूँगा। कैसे? आइए इस पर डिस्कस करते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पर। ये वो को पार्ट है, वो के पार्ट में सीखेंगे दोस्तों। अब इस पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट पर, क्योंकि ये ट्रांजिटिव हम लोग वर्ब में पढ़ देंगे भाई। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, आइए चर्चा करते हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट एंड क्या होता है कम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होने होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना भाई। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जरा बताइए यहाँ पर समझिए। जैसे मैं कह दूँ माई फादर सेंट मी अ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। जैसे दूसरा सेंटेंस, ही गेव मी अ पेन। ठीक है दोस्तों, 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। अब इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना है। अब सेंटेंस में कह देगा फाइंड आउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट कंफ्यूज्ड,
स्टूडेंट कंफ्यूज, कहाँ से हमारा डायरेक्ट मिलेगा, कहाँ से हमारा इनडायरेक्ट मिलेगा। और एक जगह और आपको कंफ्यूज कराता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है इस पर, क्योंकि यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट मिलते हैं और बच्चा रट के बैठता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ मैं मी को ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाऊँ या मनी ऑर्डर को। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। सेशन को अभी तक एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि शेयर ना किए हो, लाइक ना किए हो, तो मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जी जान के मेहनत करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ पर समझना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। तो कभी भी आपको यदि ऑब्जेक्ट पहचानना है तो वर्ब से आप व्हाट या फिर होम का प्रश्न कर लीजिए और आपको ऑब्जेक्ट हमेशा मिल जाएगा। माई फादर सेंट व्हाट, माई फादर सेंट व्हाट, तो पता चला अ मनी ऑर्डर, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसको सेंड किया, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दोस्तों ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है कि नहीं। एक बात और नोट कर लीजिए, क्या किसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, यानी कि कंपलसरी कौन होता है सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। आपके दिमाग में कुछ बातें हो रही होंगी कि यदि इसमें से किसी एक को गायब कर दे तो कौन सा गायब करें, कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप यहाँ से अर्थ निकाल लीजिए, यानी कि यदि मैं इसको हटा दूँ 1 मिनट के लिए, तो क्या माई फादर सेंट मी, मेरे पिता ने भेजा मुझे, क्या भेजा, कहाँ भेजा, कुछ पता चला, नहीं पता चला। दैट इज़ इनकम्प्लीट सेंस, दैट इज़ इनकम्प्लीट सेंस। और जहाँ कंप्लीट सेंस नहीं होता वो आपका क्या है, सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का पार्ट नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आपको 1 मिनट के लिए मी को हाइड कर दीजिए। जब मी को हाइड करेंगे तो माई फादर सेंट व्हाट, पता चलेगा अ मनी ऑर्डर, क्या मिला, अ मनी ऑर्डर, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों किसी भी सेंटेंस में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बात का है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ से एक क्वेश्चन नोट करके आता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि ये आपके क्वेश्चन उठ कर आता है किसमें, आपके एसएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम में, जो कि आपसे पूछा जाता है। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ उलट फेर कर दिया जाए, यानी कि इनकी पोजीशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया जाए, यानी कि पहले समानता तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, तब आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यदि इसके पोजीशन में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद चला जाए, ये तो आपसे एग्जामिनर जो गलती पूछता है वो यहाँ पर मी लगा करके देगा, मी। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य के लास्ट में आता है तो हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन टू या फॉर लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई फादर सेंट अ मनी ऑर्डर टू मी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, टू मी हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, ही गेव व्हाट, ही गेव व्हाट, पता चला पेन, ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम, पता चला मी, तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक भाई, अब मी को उठा करके लास्ट में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ही गेव अ पेन टू मी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये आपको अंडरलाइन पार करके पूछ लेता है, ये आपका पार्ट है क्या, बोलिए भाई, ये आपका पार्ट है क्या, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं, वर्ब, है कि नहीं। तो आप पूछ लेगा तो वहाँ पर आपको बताना होगा। तो एकदम बेसिक से कहीं नहीं बाहर जाने वाला दोस्तों। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चले भाई, आइए चलते हैं। अब ये बातें हमने बता दी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो कि पूरक का काम करता है। ये बात समझ में गई। आइए हम ले चलते हैं अब आपको थोड़ा सा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की तरफ, ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ, उसके बाद टेंस पे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आपकी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक पहला होता है टू बी वर्ब, दूसरा होता है आपका डू वर्ब, तीसरा होता है आपका हैव वर्ब। अब ये क्या है, तो टू बी वर्ब के अंतर्गत आपको 5 क्रियाएं याद रखना है, जो कि आपको अब आगे टेंस में काम आने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। वो आई इज एम आर वाज वर्ड। डू वर्ब के अंतर्गत आपकी कितनी, 3 क्रियाएं, डू, डज एंड डिड। ठीक, ये हैव वर्ब के अंतर्गत 3 क्रियाएं, हैज़, हैव एंड
हैड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोस्तों इनका यूज़ समझ लीजिए, यहीं पर मैं समझा रहा हूँ, इनका यूज़ समझ लीजिए। टेंस में हम बताते चलेंगे, आपको रिमाइंड होता चलेगा। यदि वीडियो एक बार में न समझ में आए तो पॉज करके देखते चलिए भाई, रोक रोक कर नोट डाउन करते चलिए। अगर जिसने नोट्स नहीं या नोट डाउन नहीं किया उनको हवा निकल जाएगा, क्योंकि आप रिवीजन तो करने वाले नहीं है दोस्तों। ये स्टूडेंट की कमी होती है, मैं 100% लिख करके दे देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए अब ये क्या है, इनका यूज़ बताते हैं दोस्तों, कैसे यूज़ करता हूँ मैं। इनका यूज़ जो होता है तीन विभाग में करते हैं, या तीन तरह से कर सकते हैं। पहला हम इनको किस में करते हैं, कॉन्टीन्यूअस बनाने में। किस में? कॉन्टीन्यूअस बनाने में। ठीक है भाई। और कॉन्टीन्यूअस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। अब दूसरा जो इनसे हम ज्ञात करते हैं, इनको हम यूज करते हैं किसके साथ, यानी कि टू वी वर्ब के साथ, यानी इज एम आर वॉज वर्ब के साथ। यानी पूरा मैं लिख देता हूँ, टू वी वर्ब के साथ और इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये क्या शो करता है, इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो एक्शन कैसा होता है आपका, पैसिव एक्शन होता है। क्या होता है, पैसिव एक्शन है। ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं कि नहीं भाई। जैसे हम कहते हैं ही रीड्स आ बुक, अब इसको पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, आ बुक इज रेड बाई हिम। यहाँ पर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया, वही है आपका एक्शन कैसा, पैसिव एक्शन। तो वो क्या है आपका, तो इज एम आर का प्रयोग हम पैसिव एक्शन में करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो हम यूज़ करते हैं इनके साथ वो क्या है, कि हम इनको क्या लगाते हैं, बीइंग लगा करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यानी कि टू वी वर्ब यानी इज एम आर, उसके बाद आपको क्या, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ इनको ये पैसिव एक्शन इन कॉन्टिन्यूअस टेंस देता है। क्या देता है, पैसिव एक्शन इन कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आपका एक्शन कैसा है, पैसिव है फिर भी जारी है। ठीक है भाई, पैसिव एक्शन इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनका प्रयोग हमने कहाँ कहाँ बताया, आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पैसिव एक्शन में, और पैसिव एक्शन इन कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, इन पांचों क्रियाओं का। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे मैंने कहा कि इनको टेंस में कोरिलेट करता हूँ। देखिए, इज एम आर को किस टेंस में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस में वाज वर को, पास्ट टेंस में डू डज को, प्रेजेंट टेंस में डिड को, पास्ट टेंस में हैज हैव को, प्रेजेंट टेंस में हैड को, पास्ट टेंस में। गेटिंग पॉइंट? एक ही टाइप का वर्ब रह गई आपका विल एंड शैल, दैट इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस। है कि नहीं भाई, फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी टेंस पहचानने में, है ना? आइए समझते हैं। अब डू डज, इसकी खास बात ये होती है दोस्तों, डू डज का प्रयोग हम पहला प्रयोग कहाँ करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दूसरा प्रयोग कहाँ करते हैं, निगेटिव, यानी कि डू डज डिड का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव के सेंस में करते हैं। और इनके साथ ध्यान दीजिएगा, इनके साथ मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कभी भी इनके साथ थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जामिनर यहीं पर आपको उल्लू बनाता है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। इनके साथ आपको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसे हम कहते हैं डिड ही वेंट देयर, फाइंड आउट करिए, क्या हो जाएगा, डिड ही वांट, वेंट नहीं, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, वेंट नहीं गो, क्योंकि डिड लगा हुआ है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हैज़ हैव हैड पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये बात समझ में आ गई, इतनी बातें आ गई। आइए चलते हैं हैज़ हैव हैड पर, इनको इन पे और एग्जांपल देते हैं। देखिए समझ लीजिए, एक दो एग्जांपल और देते हैं भाई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। देखिए बनाइए भाई सेंटेंस को। पहला, देखिए इसमें कितने लोग अभी घनचक्कर हो जाएंगे। दोनों सेंटेंस बनाइए जरा, बनाइए भाई जरा।
तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में देगा और ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर लेगा, करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। अब यहाँ से पूछ लेगा भाई, तो हमने डू डज का प्रयोग किया, डू डज का किसी साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यानी कि सिर्फ प्ले का यूज होगा, ना कि प्लेस का। डू डज लगा हुआ है यानी कि यहाँ पर वांट्स नहीं वांट होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। चलें, आइए चलते हैं। इसी तरीके से डिड का प्रयोग यानी कि पास्ट टेंस में किया जाता है। अब ये आपकी हैज़ हैव हैड हैव आपको डिस्कस करते हैं, बाकी हम इरेज कर रहे हैं दोस्तों। एक बार इनको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अपना। ठीक, चलिए देखिए, पढ़ाई इस तरीके से करिए कि एक भी क्वेश्चन कहीं से जाने वाला ना हो, भले ही टाइम लग जाए थोड़ा सा, लेकिन क्वेश्चन आपका चाहे स्टेट के लेवल से उठ करके एडवांस में, यानी कि बेसिक से उठ करके एडवांस में जाइए, स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप सेंट्रल का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप CGL CHSL का कुछ भी एग्ज़ाम दीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप करे, वो आपको कहीं से भी बाहर जाने ना पाए, है ना। चले भाई, आइए देखते हैं। देखिए, अब बचा है वो, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, यानी इन तीनों क्रियाओं को, यानी कि हैज़ हैव एंड एवं हैव को किस नाम से जानते हैं? परफेक्ट वर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? परफेक्ट वर्ब के नाम से जानते हैं ये। और परफेक्ट वर्ब क्या है आपकी? हैव वर्ब को परफेक्ट वर्ब। इसमें तीन क्रियाएं आती हैं, हैज़ हैव एंड एवं हैड। अब इनके साथ एक ही कंडीशन सबसे प्यारी होती है कि इनका प्रयोग, इनके साथ हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या? किसका? थर्ड फॉर्म का। ठीक है भाई। जैसे देखिए, जो इस पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, राम हैज़ कंप्लीटेड दिस टास्क। राम ने यह कार्य कंप्लीट कर लिया है, तो दैट इज हैज़ एंड हैज़ इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या है भाई? आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं। अब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो हैज़, सब्जेक्ट यदि प्लूरल तो हैव। ठीक है भाई। और हैड का प्रयोग चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट उससे कोई मतलब नहीं होता, इसका प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों ये हो गया। अब इससे जो क्वेश्चन उठ करके आता है आपके अच्छे से, यानी कि MTS और आपके NDA CDS में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ करके आता है। कैसे आता है? जैसे हम कहते हैं, राम हैड हिज लंच। कंप्लीट करिए भाई, बताइए जरा, कुछ समस्या तो नहीं है यहाँ? बोलिए। दोस्तों यहाँ पर आपका दिमाग घूम गया होगा, यहाँ पर हैड दो बार से आया है, हमको एक ही बार लिखना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर बहुत चालू होता है, शातिर होता है। ये ध्यान सुनिएगा हमारी बात, वीडियो को रिमाइंड भी करके देख लीजिएगा। यदि हम हैव वर्ब का प्रयोग, यदि हम हैव वर्ब का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं, यदि हम हैव वर्ब का प्रयोग एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो इसका अर्थ हमेशा क्या होता है? टेक। क्या होता है? टेक होता है। तो यहाँ पर हम ये देखिए, ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब है कि नहीं? कैसे हुआ? जैसे समझ लीजिए, हैव को जानते हैं, हैव को तीनों पार्ट में तोड़ते हैं तो क्या होता है? हैव, हैड एंड हैड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज़ है तो इसका अर्थ होता है क्या? टेक। और टेक यदि इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो टेकन। अब ये यहाँ पर यदि मैं टेकन रखता हूँ, यदि मैं यहाँ टेकन रख दूँ, तो टेकन का क्या अर्थ हो जाएगा? राम हैड टेकन हिज लंच। राम ने अपना लंच कर लिया था। गेटिंग माई पॉइंट? दोस्तों यहाँ से पूछ लेता है आपसे क्वेश्चन कि ये सही है या गलत है। जब आप पता ही होगा तभी तो आप करेक्ट करके आएंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों कह तो रहा हूँ आपसे कि एक भी क्वेश्चन यदि आपका स्टेट लेवल का चाहे एग्ज़ाम हो, यानी कि जो यदि हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट जो स्टेट सुपर टेट देने वाले हैं, यदि ये सेशन देख लेते हैं तो वास्तव में उनका दिमाग घूम जाएगा कि क्वेश्चन उठ करके कहाँ से आता है। ठीक है भाई, आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं भाई यहाँ से। चलें, ये बात आ गई। आइए अब यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए। हमने कहा मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है टेक। जैसे एक जगह हम और यूज करते हैं, कहते हैं नहीं, आई हैव अ कार।
आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ हैव का प्रयोग हम पोजीशन के अर्थ में भी करते हैं, संबंध बताने के सेंस में। किसको? संबंध या अधिकार शो करने के सेंस में भी हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्या है, आपको पोजीशन और इसके साथ संबंध बताने का काम करता है, तो हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक भाई, वहाँ एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चले भाई, अब हम आपको टेंस से हमने पहले जोड़ दिया कैसे यूज़ किया जाता है, तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, आइए टेंस की बात करते हैं। टेंस, ये टेंस है क्या? अच्छा जरा आप बताइए, टेंस एंड टाइम में डिफरेंट क्या होता है? टेंस एंड टाइम में डिफरेंट क्या होता है? तो टेंस टाइम क्या होता है भाई? टाइम को समझ लीजिए, चेंजिंग ऑफ स्टेट। क्या होता है? चेंजिंग ऑफ स्टेट। स्टेट मीन्स राज्य नहीं, स्टेट मीन्स दशा, अवस्थिति, स्थिति, परिस्थिति। क्या है स्टेट? यानी कि जो बदलने की स्थिति है वह क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। यानी कि समय अपने साथ गतिमान है, समय अपने साथ गतिमान है, वो समय परिवर्तन हो ही रहा है कि नहीं? आप सोच लीजिए कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लूँ और मैं बाहर न जाऊँ तो समय स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर नहीं होगा, क्योंकि समय चल रहा है। आपको समय से भूख लग रही है, आपको समय से प्यास लग रही है, आप समय से बूढ़े हो रहे हैं, आपकी एज घट रही है कि नहीं? बोलिए, तो ये क्या है? चेंजिंग ऑफ स्टेट है। यदि ये स्टेट जो चेंज हो रहा है, ये बदलाव किसी न किसी किस पर होगा? जब बदलाव तब करेंगे जब कोई ना कोई एक्शन करेंगे, और एक्शन किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पर करेंगे। तो यहाँ से आपका टेंस का डेफिनेशन निकल कर आता है कि टाइम के साथ साथ होने वाले एक्शन को क्या कहते हैं भाई? टेंस कहते हैं, है कि नहीं? तो टाइम आपके कितने? टाइम आपके होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यदि एक्शन की बात करूं तो एक्शन होते हैं 4, ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से 3 × 4 = 12 इज योर टेंस। यानी कि 12 आपके टेंस होते हैं, 3 टाइम एंड 4 एक्शन मेक्स, यानी कि इनको मिला करके आपके 12 टेंस बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी पहचान थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ से मैं डिफाइन करना चाहूँगा, यदि हमारा प्रेजेंट का टेंस होगा, यदि प्रेजेंट का टेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस होगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रेजेंट का टाइम होगा, यानी प्रेजेंट का टेंस होगा, इंडेफिनिट होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अरे भाई, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो यस या यस, सब्जेक्ट प्लूरल तो वह यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब इसी तरीके से हम कहते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में कौन होता है? पास्ट। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए भाई। ठीक, अब यहाँ प्रेजेंट टेंस, जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल के रूप में, देखिए एग्जाम्पल के रूप में, ही रीड्स अ बुक, ये सेंटेंस मैंने दिया। अभी सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। सिंगुलर लगा तो क्रिया भी सिंगुलर, और क्रिया सिंगुलर तो इसमें क्या लगाया मैंने? यस यस। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं बताऊंगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं, दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं, हमेशा अपने साथ अपने रूप में प्लूरल फॉर्म में होती हैं, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होती। इनको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोस्तों, हमने कहा कि कोई भी वर्ब होती है मूल रूप में हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं? यस या यस करते हैं। तो ये जो वर्ब का नया रूप बनता है, ये कैसा बनता है? सिंगुलर बनता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्रिया का कोई भी मूल रूप प्लूरल फॉर्म में होता है, उसमें यस या यस लगा करके उसको हम सिंगुलर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन
सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर नंबर में होता है। इसमें इसको हम प्लूरल बनाने के लिए जब प्लूरल बनाते हैं, यानी कि इसमें जब यदि सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और यदि हम इसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं तो इसका जो नया रूप बनता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म बनता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वो में यस या ईएस लगा, ये क्या बन गया, सिंगुलर। यदि कह दूँ सब्जेक्ट प्लूरल, कैसे, दे रीड अ बुक। अब यहाँ क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल, वी यूज द वर्ब प्लूरल। इफ द सब्जेक्ट सिंगुलर वी यूज द वर्ब इज सिंगुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये प्लूरल फॉर्म में हुआ। प्लूरल फॉर्म में देखिए रीड, यस या यस नहीं लगा। यदि हम बात करें पास्ट टेंस की, किसकी बात करें, पास्ट टेंस की बात करें, जैसे हम कहते हैं राम वेंट होम, राम वेंट होम। यहाँ क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में दोस्तों क्या है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, है कि नहीं। ये क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड पास्ट टेंस, इज डिफाइंड टेंस एज पास्ट। ठीक है भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये समझ में आ गया। अब समस्या तब होती है कि यदि हम बात करेंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाने के लिए। अब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाने के लिए तो ध्यान दीजिएगा, मैंने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था डू डज और डिड। डू वर्ब को याद करिएगा, इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देखिए, ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो यदि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को हम निगेटिव बनाना है तो हमको क्या यूज़ करना है, डू एंड डज। ठीक है भाई, डू को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यदि सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, और डज को यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक है भाई, ये जैसे हम कह दे दे डू या डज नॉट कंप्लीट वर्क, यहाँ पर तो देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, अब प्लूरल के अनुसार आपको डू लगेगा, यहाँ डज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कह दें ही डज या डू नॉट कंप्लीट वर्क, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ही के अनुसार डज का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए और डू को हटाना पड़े, ही डज नॉट कंप्लीट वर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब समस्या तब होती है दोस्तों यहाँ पर जब हमको इनको इंट्रोगेटिव बनाना होता है। जैसे हम कह दें डू ही कंप्लीटेड दिस वर्क। ज़रा इसको करेक्ट करिए भाई, तो यहाँ पर आपको दिमाग एक बार घूम जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई गलती नहीं दिख रही है, तो एक गलती है दोस्तों, क्योंकि हमने कहा डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट, क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों। बता तो रहा हूँ भाई, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, है कि नहीं। कर लो एग्ज़ाम मुट्ठी में, है ना दोस्तों, कर लो एग्ज़ाम मुट्ठी में, तो ये आपका पैटर्न डिराइव होता है। ठीक, चले, कोई यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी भाई। चलिए डिस्कस करते हैं अब। इसी तरीके से डिड का केस होता है, डिड ही वांटेड अ कार, डिड ही वांटेड अ कार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वांटेड नहीं वांट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप अपने आप को बना लीजिएगा। तो दोस्तों क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आगे का जो सेशन है, यानी कि आगे की जो बची हुई बातें हैं, हम इसको 2 पार्ट में बना लेंगे। तो कैसा लगा आप लोग सेशन को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक वीडियो को यदि लाइक शेयर ना किया हो दोस्तों तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन होता है। और मैक्सिमम बच्चों को जोड़िए, ठीक, क्योंकि ऐसा सेशन यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।